Welcome back, guys. In this lecture we're going to do the concept of Rahbar in Iran. This is going to be the outline, introduction, Islamic reasoning for this concept, the core theory, the philosophical context of the guardianship of the jurist, incorporation of this concept in the constitution, and functions and responsibilities of Rahbar. रहबर बेसिकली ईरान में रहबर जो उर्दू का लफ्ज आपका रहबर है is supreme leader, the office of supreme leader. He is the head of the state and the highest ranking political and religious authority in Iran. अब हम इस रहबर के कॉन्सेप्ट को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे. सबसे पहले तो जो रहबर का कॉन्सेप्ट है वो ईरान के अंदर, सिंस ईरान इज अ शिया थियोक्रेटिक डेमोक्रेसी, उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, जो इस्लामिक रीजनिंग है, वो इस आयत से आता है कि जिसके अंदर बेसिकली आर्ग्यू ये किया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद जो सक्सीड करेंगे, द सक्सेसर्स ऑफ द प्रॉफिट, उनकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकते. So if they ask your leave in the connection with some of their affairs, give leave to those whom you will and ask for Allah's forgiveness on their behalf. Basically इसकी interpretation scholars ने यूँ की हुई है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उनकी और उनके बाद जो उनके सक्सेसर्स, उनकी तकलीद जो है वो लाजमी है और वो गवर्न करेंगे, कि वो बताएंगे कि रिलीजियस और दुनियावी मामलात में किस तरीके से चलना है. इसके साथ एक हदीस भी कोट की जाती है. द डॉक्ट्रिनल बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डियनशिप comes from the fact that the ulama are the inheritors of the prophet. ठीक है, ये दोनों बातें अपने ज़हन में आप रजिस्टर रखें और हम आगे से इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में भी मजीद देखें. कोर थीरी ये है शिया इस्लाम के अंदर पोस्ट अकल्टेशन. पोस्ट अकल्टेशन से मुराद ये कि द कॉन्सेप्ट जो शिया इस्लाम में 12 इमामों का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो 12वें इमाम है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उनका कॉन्सेप्ट ये है कि वो पर्दा गैबत में है. सो इमाम मेहदी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और वो पर्दा गैबत में. और आइडिया बेसिकली ये है कि हर दौर में शिया इस्लाम के अंदर एक हुज्जत इलाही होती है, एक खुदा की हुज्जत के तौर पर एक रूलर होता है हमेशा, जो पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर होता है उम्मत का. वो इमाम होते हैं. तो इमाम अली अलैहिस्सलाम से शुरू करके इमाम अली अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन, इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम नकी, इमाम तकी, इमाम हसन अस्करी, इमाम मूसा काजिम, ऑल द वे टू इमाम मेहदी जो हैं वो 12वें इमाम बनते हैं. तो उनका आइडिया ये है कि वो बेसिकली हर दौर में वो इमाम आपका रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर होता है. लेकिन चूंकि इमाम मेहदी गैबत में चले हैं, ऑकल्टेशन में है, तो उनकी एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ दैट इमाम, एक जूरिस्ट लीड करेगा पूरी उम्मत को, जो रिलीजियसली और पॉलिटिकली. तो दिस इज नोन एज द पोस्ट अकल्टेशन थ्योरी. इमाम की गैबत में, इमाम के ज़हूर से पहले, जब तक वो ज़हूर उनका दोबारा नहीं होता, तब तक कोई लीड उनकी जगह पर कौन करेगा. Holds that Islam gives a faqih, Islamic jurist, custodianship over people. According to John Esposito in the Oxford Dictionary of Islam, Murtaza Ansari was another religious scholar, who was the first Islamic scholar to advance the theory of the guardianship of the Islamic jurist. However, this concept has been popularized more after Iranian Revolution of 1979 by Ayatollah Khomeini. Ayatollah Ruhollah Khomeini was the person who popularized this concept. उनकी किताब थी Islamic Governance of the Jurist, और इसे विलायत फ़क़ी कहते हैं. हम मजीद इसको डिटेल में देखेंगे. ही प्रिजर्व द कॉन्सेप्ट एज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इस्लाम ड्यूरिंग द ऑकल्टेशन ऑफ द इमाम, के जब तक इमाम पर्दा गैबत में है तब तक एक जूरिस्ट इसको लीड करेगा. अकॉर्डिंग टू हुमैनी, इमाम खुमैनी, सोसाइटी शुड बी गवर्न्ड बाय दोज हु हैव द मोस्ट नॉलेज अबाउट इस्लामिक लॉ एंड शरिया. सो यहाँ पर आइडिया फिर आता है विलायत फ़क़ी का, और विलायत फ़क़ी, guardianship of the jurist. Faqih is jurist and vilayat is interpreted in the sense as a guardianship. So the post of supreme leader was created in the Iranian constitution based on this concept. Okay, जब इमाम नहीं है तो उनकी जगह कोई एक बहुत बड़ा फकीह जो है, बहुत बड़ा jurist जो है, वो लीड करेगा religiously भी और politically भी. All three branches of government are under the absolute control of the guardianship of the रहबर. उसी को विलायत फ़क़ी का है, उसे अंग्रेजी में गार्डियनशिप ऑफ द जूरिस्ट का है, उसे ही कॉन्सेप्ट ऑफ रहबर भी कहते हैं. तो गायतुल्लाह ख़मीनी ने जो किताब लिखी थी उसके अंदर उन्होंने जनरली और भी बातें और आइडियाज भी इनकॉर्पोरेट किए. फॉर इंस्टेंस द मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी. ही आल्सो I talked about the ideas of innovations in Islam and the approval of those innovations by sham parliaments and the influence of foreign powers in Islamic lands, and talked about Islamic order.
वली नसर, अ वेरी फेमस राइटर ऑफ कंटेम्प्रेरी राइटर, जिनकी किताब शिया रिवाइवल में है, आई थिंक ये बात है, द शिया रिवाइवल, बड़ी अच्छी उनकी किताब है. फादर सैयद हुसैन नसर, प्रोफेसर एंड ऑल्सो वेरी फेमस फिलोसोफर एज वेल. तो वली नसर साहब की किताब में ही आइडेंटिफाइड द इन्फ्लुएंस ऑन द क्रिएशन ऑफ दिस पोस्ट. तो उन्होंने बताया कि जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डियनशिप ऑफ ज्यूरिस्ट है, विलायत फ़की है, इमाम खुमैनी के इस कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट में वो कहता है 3 इन्फ्लुएंसेस हैं जो कि हमें नजर आते हैं. एक प्लेटो की रिपब्लिक का. सो यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिलोसोफर किंग दैट वी डिस्कस, दैट अ किंग हु इज मोर नॉलेजेबल, सबसे ज्यादा एनलाइटेंड है, hence he is most fit to rule. आपको तो बड़ी अच्छी तरह याद होगा फिलोसोफर किंग वाली डिस्कशन से. तो एक वो इन्फ्लुएंस है. फिर अल फराबी की भी आपको याद होगा कि किस तरह फराबी ने प्लेटो की रिपब्लिक को, प्लेटो के फिलोसोफर किंग को इस्लामाइज तरीके से प्रेजेंट किया था. द कॉन्सेप्ट ऑफ इमाम किंग का जो आइडिया था, उसका इन्फ्लुएंस है इस फिलोसफी की डेवलपमेंट पे. और तीसरा पे डॉक्टर अली शरीयती की भी एक किताब थी, विलायत फ़की. वाज अ वेरी प्रोग्रेसिव शिया मुस्लिम इन scholar in Iran, very influential, even very influential in the 1979 revolution as well, but he belonged to that progressive faction rather than the Islamist faction. तो उन्होंने बेसिकली जो बात की थी, कॉन्सेप्ट था एबोल्यूशन ऑफ मोनार्की का, इकोनॉमिक डिविजन्स के ऊपर उन्होंने बहुत क्रिटिक की थी. ये तीनों चीज़ों का इम्तजाज फिर इमाम खुमैनी साहब की जो थीरी है, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने डेवलप किया या उसको पॉपुलराइज कराया रादर, उसके अंदर हमें नजर आता है. अभी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस तरीके से इनकॉर्पोरेटेड है तो हम वो देख लेते हैं. 1979 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन अब ईरान में है, उसके अंदर आर्टिकल 4 के तहत ऑल सिविक, पीनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चरल, मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड अदर लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन इस्लामिक क्राइटेरिया एंड अंडर द वॉच ऑफ फुकाहा. आर्टिकल 5, ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द 12th इमाम, दिस इज दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द ओकल्टेशन के जो हमने डिस्कस किया था कि इमाम की पर्दा गैबत में the leadership of the government belongs to a rightful, pious, legal scholar faqih who is recognized and acknowledged by the majority of people. Article 107, praise supreme leader as the most learned and talented leader for emulation. यानी कि उसकी तकलीद जो है वो करनी चाहिए, मर्जाए तकलीद होता है वो. इस पे भी हम देखेंगे भी कि उसकी तकलीद करना लाजिम होता है. आर्टिकल 109 स्टिपुलेटेड दैट द लीडर बी मर्जाए तकलीद, कि जो ये पोस्ट है, जो सुप्रीम लीडर बनेगा, जो रहबर बनेगा, जो वली फ़की बनेगा, वली बनेगा, जो फ़की होगा, वो एक पोस्ट होती है रिलीजियसली मर्जाए तकलीद. वो बेसिकली एक कि क्या ये बंदा तकलीद के काबिल है कि नहीं. तो मर्जाए तकलीद इज अ स्पेशल पोजीशन. लेकिन इसमें एक मसला आ गया. ये इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी के टाइम पर तो ये बात ठीक थी, वो खुद भी मर्जाए तकलीद के दर्जे पे फाइज थे. उन्होंने जो अपना सक्सेसर हैंड पिक किया था, वो हुसैन अली मुंतजरी थे. हुसैन अली मुंतजरी भी मर्जाए तकलीद के कैटेगरी में आते थे. तो वो उन्होंने सक्सेसर के तौर पर उनको आइडेंटिफाई किया था एज अ सुप्रीम लीडर. हाउएवर उनका फॉल आउट हुआ शॉर्टली बिफोर हिज डेथ. देयर वाज फॉल आउट बिटवीन आयतुल्लाह खुमैनी एंड हुसैन अली मुंतजरी, एंड ही डिड नॉट वांट हुसैन अली मुंतजरी टू सक्सीड हिम. सो लेकिन फिर वो चाहते थे कि अली खुमैनी सक्सीड हिम. रूहुल्लाह खुमैनी, आयतुल्लाह खुमैनी चाहते कि अली खुमैनी उनको सक्सीड करे, लेकिन अली खुमैनी वाज नॉट ऑन द स्टेटस ऑफ मर्जाए तकलीद. तो ये वाला फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में फिर अमेंडमेंट की. आर्टिकल वाज रिवाइज्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सुप्रीम लीडर रूहुल्लाह खुमैनी. उनकी डायरेक्शन पे फिर इसे चेंज किया गया कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम लीडर मर्जाए तकलीद हो. तो रिलेटिवली लोअर रैंकिंग मेंबर ऑफ द क्लर्जी अली खुमैनी वाज मेड द नेक्स्ट सुप्रीम लीडर. और जो सुप्रीम लीडर को चूज करता है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, एक बॉडी है जो हम जब इरानियन पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसे हम डिटेल में देखेंगे. ही इज बेसिकली चूजेस द सुप्रीम लीडर. आर्टिकल 110, determining the overall politics of the Islamic Republic of system of Iran after the consultation with Expediency Council. ये function and responsibilities मैं बता रहा हूँ रहबर के. He supervises the proper implementation of the general policies of the system, issues referendums, commands the armed forces, declares war, peace and mobilize military forces. He issues appointments, dismissals and accepts the resignation of these that of the Guardian Council. इसको हम अगले लेक्चर में बड़े डिटेल में देखेंगे. आप ये समझें कि उनकी सेनेट है और मोस्ट पावरफुल बॉडी है. टेक्निकली उनकी सेनेट है. दिस इज द मोस्ट पावरफुल बॉडी. द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द जुडिशरी, चीफ जुडिशरी की जो पोजीशन है वो भी सुप्रीम लीडर डिसाइड करता है. द प्रेसिडेंट ऑफ मास मीडिया पे क्या दिखाया जाएगा वो भी टेक्निकली फिर वो डिसाइड करते हैं. द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, मिलिट्री को के चीफ भी ये सेलेक्ट करते हैं. द कमांडर इन चीफ ऑफ द ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, IRGC, जो इनकी एलीट
मिलिट्री फोर्स है उसको के चीफ को भी ये सेलेक्ट करते हैं, द सुप्रीम कमांडर इन चीफ ऑफ द सिक्योरिटी एंड आर्म्ड फोर्सेस, द हेड ऑफ द कुद्स फोर्स। तो आर्टिकल 10 के मुताबिक ये सारी अपॉइंटमेंट्स और पोजीशंस सुप्रीम लीडर अपॉइंट करते हैं, so it has a lot of power. He coordinates the relationship among the three branches of the government and resolves any conflict among them. तो ये उनकी council of common interest समझे एक बंदे के अंदर vested है. Resolving issues in the system that cannot be settled by ordinary means through his own appointed expediency council. Expediency council इन्होंने खुद एक यानी सुप्रीम लीडर के काम को आसान करने के लिए सुप्रीम लीडर ने खुद एक हैंड पे एक एक्सपीडियंसी काउंसिल बनाई हुई है जिसको अपने थोड़े से फंक्शंस उनको वो डेलीगेट कर देते हैं टू लुक आफ्टर ऑन हिज बिहाफ. Signing the appointment of the President of the Republic after his election by the public, dismissing the President of the Republic after either the Supreme Court's decision or Parliament's no confidence vote, pardoning on reducing the sentences of convicts within the framework of Islamic criteria. So that's a lot of power that Iranian Supreme Leader has. और यही basically हम अगले उसके देखेंगे इरानियन पॉलिटिकल सिस्टम में कि वो जो हाइब्रिड क्रिएट किया एक थियोक्रेसी का, एक मजहबी लीडरशिप का और मजहबी निज़ाम का और डेमोक्रेसी का, कि जिसमें प्रेसिडेंट और कैबिनेट और पार्लियामेंट एग्जिस्ट करती है, उसकी हाइब्रिड तो एग्जिस्ट करती है. और हम अक्सर देखते हैं कि इरानियन इलेक्शंस में बहुत इंटरेस्ट भी लिया जाता है, लेकिन टेक्निकली वो पावर घूम फिर के इवेंचुअली because of the concept of विलायत फ़क़ीह, which is central touchstone upon which the whole edifice of Iranian political system is constructed, उसकी वजह से सारी की सारी पावर घूम फिर के सर्कल करके सुप्रीम लीडर के पास आती है. हर चीज को इवेंचुअली सुप्रीम लीडर अब कंट्रोल कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ हिज पावर ओवर अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशंस और डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस. विल गो एंड look at that in detail in the next lecture. Ladies and gentlemen, and today we're going to cover a very interesting topic, Iranian political system. and आप ईरान के सिस्टम के अंदर देखेंगे कि आपको बड़ी मजे की डिटेल्स नजर आएंगी. You will see how there is an attempt to conflate the democracy and theocracy, और उसके अंदर किस तरह issues भी create होते हैं. So we're going to cover introduction and then the institutions. So these are the institutions within the Iranian political system. There's president, there's cabinet, there's parliament known as consultative assembly, which acts as their lower house technically, guardian council who technically acts as their upper house, supreme leader, assembly of experts, and expediency council. So a theocracy coupled with democratic features, it's a presidential form of government. Shia Islam is the official religion of Iran. Constitution of Iran declares it as an Islamic Republic of Iran. All institutions under the watch of clergy and by extension under the watch of supreme leader. Is the highest ranking authority in all matters based on the principle of विलायत फ़क़ीह. हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया. आपने ये चार्ट जो है ना बड़े गौर से देखना, और ये मैं बार बार फ्लैश करूंगा हर इंस्टीट्यूशन को बताते हुए ताकि आपके जहन में ये ना सब तो हो जाए ये वाला चार्ट, और ये आपने ड्रॉ भी करके आने. So there are two types of institutions in Iranian political system. The elected institutions जो किसी फॉर्म ऑफ इलेक्शन से आते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट की कैबिनेट और पार्लियामेंट, और अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस जो अनइलेक्टेड हैं, जिनकी पोजीशंस फिक्स्ड है, जैसे कि जो अपॉइंटेड हैं, जैसे कि सुप्रीम लीडर, आर्म्ड फोर्सेस, हेड ऑफ जुडिशरी, एक्सपीडियंसी काउंसिल. और तो ये जो ब्लू एरो है ये रिप्रेजेंट करता है अपॉइंटमेंट्स को. तो किस तरीके से सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है गार्डियन काउंसिल को, सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है आर्म्ड फोर्सेस को, सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है हेड ऑफ जुडिशरी को, सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है एक्सपीडियंसी काउंसिल को, हेड ऑफ जुडिशरी आगे से अपॉइंट करती है गार्डियन काउंसिल को, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, इलेक्टोरेट, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स आगे से फिर सुप्रीम लीडर को. होल सर्कल आप अभी देखेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की. सो प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 4 years with maximum 2 terms. Forms his cabinet subject to the approval of the parliament. Makes sense. Second highest ranking official under the constitution, the first one being supreme leader. He is the head of the government. He is the deputy commander in chief of the Islamic Republic of Iran army. First one being supreme leader. Signs international treaties and administers planning, budget and employment on the wishes of supreme leader. Members of the expediency council, president is the member of the expediency council, ये वाली, national security council and supreme council of the cultural revolution. He is answerable to supreme leader. Presidential candidates are vetted by the guardian council which has banned hundreds of hopefuls. प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन तो पॉपुलर ही होगा, यानी अवाम में जाके वो इलेक्शन लड़ेंगे. इलेक्टोरेट विल इलेक्ट द प्रेसिडेंट.
ठीक है, डायरेक्टली। लेकिन कौन बंदा एलिजिबल है प्रेसिडेंट करने के लिए, वो जो पहला कैंडिडेट की वेटिंग होती है जो, वो गार्डियन काउंसिल करती है। गार्डियन काउंसिल वेट करती है कि कौन सा बंदा इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, कौन सा बंदा इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता प्रेसिडेंट के। और गार्डियन काउंसिल इन इफेक्ट इज इलेक्टेड बाय आदि by the supreme leader, आदि by the judiciary, and the judiciary in turn is also selected by the supreme leader। तो टेक्निकली पूरी की पूरी गार्डियन काउंसिल सुप्रीम लीडर की मर्जी से सेलेक्ट होती है, और और वो गार्डियन काउंसिल इन टर्न वेट करती है कि कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। तो बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसा कभी प्रेसिडेंट आए जो सुप्रीम लीडर की मर्जी के बगैर हो। सो एक स्पेक्ट्रम एग्जिस्ट करेगा, रूहानी बीइंग मोर लिबरल थोड़ा सा प्रोग्रेसिव, अहमदीनेजाद बीइंग मोर कंजर्वेटिव, बट जनरली जो अंडरलाइंग फाउंडेशंस हैं, और यहाँ सुप्रीम लीडर की अथॉरिटी को कोई चैलेंज नहीं करेगा। So Muhammad Khatami was one of the most famous reformist presidents in 1997 who tried to bring reforms through Guardian Council के जो structure है उसमें reform करने की कोशिश की थी, but he failed. Currently Hassan Rouhani is the 7th president who is elected twice. So अभी हम यहाँ तक पहुंचे, याद आपने रखना है, president elected by the people, but that candidate is vetted by the Guardian Council। ठीक है, so ये जो डॉट है, डेड डॉट, ये शो कर रहा है कि ये वेट करता है कैंडिडेट्स को, और इन तीनों कैंडिडेट्स को, प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को भी और पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स को भी, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कैंडिडेट्स को भी गार्डियन काउंसिल वेट करती है। अभी आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सो एज ऑफ येट हमने अभी तक ये देखा कि गार्डियन काउंसिल वेट करती है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को, और फिर वो इलेक्शन में जाते हैं। अब आ जाए कैबिनेट में। कैबिनेट इज द एग्जीक्यूटिव मशीन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स इट्स मेंबर्स ऑन द अप्रूवल ऑफ मजलिस ईरानियन पार्लियामेंट। जो ईरानियन पार्लियामेंट है वो अप्रूव करती है कैबिनेट के मेंबर्स को, प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है और पार्लियामेंट अप्रूव करती है। लेकिन पार्लियामेंट अक्सर बड़ी इसमें ऑटोनॉमी रखती है, वो जो प्रेसिडेंट नॉमिनीज चाहता है कैबिनेट के उनको अक्सर रिजेक्ट करती है। सो एग्जांपल है इसके अहमदीनेजाद के 4 नॉमिनीज को 2005 में पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। दिस इज टू शो कि प्रेसिडेंट इज नॉट वेरी पावरफुल इन द सिस्टम। The supreme leader can also dismiss or reinstate any of the ministers at any time regardless of the president or parliament's decision। तो ये एक अलग ऊपर वीटो पावर अलग बिल्कुल सेपरेट है कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो मर्जी करता रहे, अगर सुप्रीम लीडर का डिसीजन है किसी को रीइंस्टेट करने का, हटाने का, तो वो फाइनल है। तो सुप्रीम लीडर डायरेक्टली चूजेस। तो बाकी मिनिस्टर्स के अलावा कुछ मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, इंटेलिजेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड साइंस मिनिस्ट्री, ये जो 3 मिनिस्ट्रीज हैं, इनके जो मिनिस्टर्स तो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर खुद अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट नहीं करता। तो अब हम कहाँ तक पहुंचे, हम पहुंचे प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट में हमने देखा कि वो गार्डियन काउंसिल वेट करती है प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को, और गार्डियन काउंसिल को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम लीडर और जुडिशरी का हेड। और जुडिशरी को कौन अपॉइंट करता है, सुप्रीम लीडर। तो टेक्निकली सुप्रीम लीडर गार्डियन काउंसिल को अपॉइंट करता है, गार्डियन काउंसिल आगे से वेट करती है कि कौन प्रेसिडेंट बन सकता है कौन नहीं। दूसरा हमने देखा कि कैबिनेट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, पार्लियामेंट एक चेक के तौर पे करती है। लेकिन सुप्रीम लीडर उनमें से 4 मेंबर्स, 3 मेंबर्स कैबिनेट के, वो डायरेक्टली अपॉइंट करता है, और बाकी भी मेंबर्स को वो चाहे तो जब मर्जी रीइंस्टेट कर दे सुप्रीम लीडर, चाहे तो जब मर्जी डिसमिस कर दे। अभी तक इधर पहुंचे। अगला इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट, जिसको मजलिस शुरा इस्लामी, इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली कहा जाता है। इसके 290 मेंबर्स हैं इलेक्टेड आफ्टर 4 years। कैंडिडेट्स आर वेटेड बाय गार्डियन काउंसिल। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गार्डियन काउंसिल प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को वेट करती है, वो पार्लियामेंट के अंदर भी कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, कौन इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकता, उसके कैंडिडेट्स को ये वेट करती है। अप्रूव्स अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, जैसे हमने अभी देखा। समन्स एंड इम्पीचेस मिनिस्टर्स, और प्रेसिडेंट को और मिनिस्टर्स को इम्पीच भी कर सकते हैं पार्लियामेंट। गार्डियन काउंसिल कैन वीटो इट्स लेजिस्लेशन व्हिच मेक्स द लेजिस्लेचर बाइकैमरल। तो गार्डियन काउंसिल एक, मैंने आपको बताया, बहुत पावरफुल अपर चेंबर के तौर पे एक्ट करता है। तो पार्लियामेंट का जो भी लॉ है उसे गार्डियन काउंसिल वीटो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप दोबारा देखें, हमने अभी तक कैन नॉट लेजिस्लेट अगेंस्ट द इस्लाम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ईरान, ये तो रिस्ट्रिक्शन है। हमने अभी तक देखा कि प्रेसिडेंट के कैंडिडेट्स को वेट करता है गार्डियन काउंसिल, और वो फिर पॉपुलरली इलेक्ट होते हैं। पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स को भी वेट करता है गार्डियन काउंसिल, फिर वो पॉपुलरली इलेक्ट होते हैं। गार्डियन काउंसिल पार्लियामेंट के लॉज को वीटो भी कर सकते हैं। और गार्डियन काउंसिल कौन कंट्रोल करता है, सुप्रीम लीडर, वो अपॉइंट करता है, और बाकी जुडिशरी का हेड करता है, और जुडिशरी के हेड को भी सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। तो दिस मींस के सुप्रीम लीडर हैज डायरेक्ट कंट्रोल ओवर हु गेट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट, हु गेट्स टू बी इन पार्लियामेंट, एंड व्हाट लॉज गेट पास्ड, बिकॉज वो ने गार्डियन काउंसिल ने वीटो कर सकती है, और गार्डियन काउंसिल इज अंडर द थंब ऑफ द सुप्रीम लीडर। आगे आ जाए। अब हम आगे गार्डियन काउंसिल में, हमने इसका पहले इतना तस्करा कर लिया।
शूरा निगहबानी कानून असासी, जो उसका नाम है पर्शियन में, गार्डियन काउंसिल के 12 मेंबर्स होते हैं, of which 6 are theologians who are appointed by the supreme leader and 6 are jurists. तो 6 theologians होते हैं उसमें, 6 फकी होते हैं, तो ये रिलीजियस क्लर्जी के मेंबर्स हैं 12, जिनमें से 6 डायरेक्ट सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है जैसे मैंने आपको बताया, और 6 जुडिशरी का हेड अपॉइंट करता है। तो थियोलॉजियंस को सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है, जूरिस को हेड ऑफ जुडिशरी करता है, लेकिन हेड ऑफ जुडिशरी को भी सुप्रीम लीडर करता है, तो टेक्निकली 12 के 12 मेंबर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गार्डियन काउंसिल सुप्रीम लीडर। इट हैज अ 6-year टर्म एंड हाफ ऑफ मेंबर्स चेंजिंग एवरी 3 years, सेनेट जिस तरह पाकिस्तान की है, तो 6 साल की टर्म है और हर 3 साल बाद आधी गार्डियन काउंसिल की म्याद पूरी हो जाती है। आफ्टर द इरानियन रेवोल्यूशन, सेनेट वाज अबॉलिश्ड एंड गार्डियन काउंसिल वाज फॉर्म्ड टू मेंटेन द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। It vets the candidates for president, assembly of experts, and parliament, and supervises elections. It blocked all but 6 of more than 10,000 hopefuls for 2005 election. तो इतने ज्यादा लोगों को वेट करके ये निकाल देते हैं ताकि सिर्फ उस तरह के लोग इलेक्शन कंटेस्ट करें जिस तरह के सुप्रीम लीडर चाहते हैं। सो जो सिस्टम को, स्टेटस को मेंटेन रख सकते हो, सिर्फ वही कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर सकते हैं। और वुमेन को तो वो सीधा सीधा उन्होंने निकाल दिया था जितने भी कैंडिडेट्स आई थी 2005 के इलेक्शन में, और एवर सिंस देन एज वेल। सो अभी तक वेयर गोइंग गुड। रहबर मुअज्जम जो है सुप्रीम लीडर, आर्टिकल 110 के तहत, ये वही वाले सारे आइडिया जो मैंने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इशू रेफरेंडम, कमांड्स दी आर्म फोर्सेस। गार्डियन काउंसिल के 6 मेंबर्स को मैंने आपको बताया था अपॉइंट करता है थियोलॉजियंस को डायरेक्टली सुप्रीम लीडर, और 6 को करते हैं हेड ऑफ जुडिशरी, 6 जूरिस्ट को गार्डियन काउंसिल के अंदर। लेकिन वो जो हेड ऑफ जुडिशरी है वो भी सुप्रीम लीडर खुद अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ द मास मीडिया को, कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमने डिस्कस किया है पहले के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सुप्रीम लीडर की पावर्स के ऊपर। अगला इंस्टीट्यूशन है जुडिशरी। हेड ऑफ द जुडिशरी इज आल्सो अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम लीडर एज आई हैव डिस्कस्ड, एंड दैट हेड ऑफ द जुडिशरी अपॉइंट्स 6 jurists to the guardian council. Judiciary is the custodian of the Iranian constitution and protects Islamic law. Tenure of the head of judiciary is 8 years. ये उसी कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं। आर्म्ड फोर्सेस का जो लीडर है वो भी सारे सुप्रीम लीडर अपॉइंट करता है। ही अपॉइंट्स द चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ, he appoints the commander-in-chief of the Iranian Revolutionary Guard Corps, the supreme commander-in-chief of the security and armed forces, the head of the Quds force and the head of intelligence forces. तो armed forces भी सारी की सारी supreme leader, armed forces भी सारी supreme leader अपॉइंट कर रहा है, head of judiciary भी कर रहा है। आखिरी अब है assembly of experts, not आखिरी, second last, मजलिस खबरगान रहबरी। assembly of experts is में basically 88 मुज्तहिद्स हैं डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर 8-year टर्म। ये बेसिकली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी एक इलेक्टेड बॉडी है जिस तरह पार्लियामेंट एक इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स का सिर्फ एक काम है, टू सेलेक्ट अ सुप्रीम लीडर और टू रिमूव अ सुप्रीम लीडर। comprises of leadership council and 6 committees which meet twice a year. It appoints, keeps an eye on the performance of supreme leader and dismisses him if deemed incapable according to the article 107 and 111. However, there's the catch. तो आप तो ये कहेंगे कि देखें तो काफी डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि जो सुप्रीम लीडर है वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एक पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी है जिसके अंदर 88 मेंबर्स हैं। बट नो, जिस तरह प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, ये कैंडिडेट्स वेट करता है गार्डियन काउंसिल, उस तरह असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के जो 88 लोग इवेंचुअली सेलेक्ट होकर आते हैं उसके लिए जितनी भी एप्लीकेशंस आती हैं इलेक्शंस के लिए, जितने लोग कंटेस्ट करते हैं उनको भी वेट गार्डियन काउंसिल करती है। सो गार्डियन काउंसिल गेट्स टू डिसाइड हु कैन कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स एंड हु कैन नॉट। सो गार्डियन काउंसिल कौन सेलेक्ट करता है? पीछे से सुप्रीम लीडर। तो टेक्निकली यू सी सुप्रीम लीडर इज सेलेक्टिंग गार्डियन काउंसिल फ्रॉम हियर, सुप्रीम लीडर इज सेलेक्टिंग गार्डियन काउंसिल फ्रॉम हियर बिकॉज वो जुडिशरी के हेड को भी अपॉइंट करता है। एंड गार्डियन काउंसिल इज वेटिंग हु कैन गेट टू बी इन द असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, and then assembly of experts get to select and watch supreme leader. So technically supreme leader is having a watch on himself, कोई check as such नहीं है। Guardian Council vets candidates and it blocked Hassan Khomeini, grandson of Ayatollah Ruhollah Khomeini, to become part of assembly of experts. 5 of the 12 Guardian Council members are also members of the assembly of experts. तो जो 12 में से 5 जो members हैं Guardian Council के, they get to be the 5 members of the assembly of experts amongst 88 as well. Elected members still to be approved by the supreme leader for gaining membership to the assembly.
सो अब आपके सामने ये चार्ट वाजे हो गया। अब एक इंस्टीट्यूशन रह गया, एक्सपीडियंसी काउंसिल। एक्सपीडियंसी डिसर्नमेंट काउंसिल मजमाए तशखीस मसलत निज़ाम, इसके 39 मेंबर्स हैं। ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड डायरेक्टली बाय सुप्रीम लीडर फॉर अपॉइंटेड पीरियड ऑफ 5 years। ये एक सुप्रीम लीडर की अपनी पर्सनल कैबिनेट है। जैसे यूएस प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपने लोग सेलेक्ट करता है और उनको जब मर्जी डिसमिस करता है, तो एक्सपीडियंसी काउंसिल सुप्रीम लीडर की अपनी एक पर्सनल कैबिनेट है, जो उसकी एडवाइजरी बॉडी है, जो उसके काम, सुप्रीम लीडर के काम कुछ डेलीगेट हुए हैं बिकॉज इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वी हैव सीन, सो वो डेलीगेट कर देते हैं। It was created upon the revision of the Constitution on 6 February 1988. Ultimate authority over the disputes between Majlis and Guardian Council. तो अगर तो पार्लियामेंट और गार्डियन काउंसिल में आपस में डिस्प्यूट है, लॉ कोई वीटो हो रहा है, किसी चीज पे इशू है, तो फिर एक्सपीडियंसी काउंसिल इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करती है सीसीआई के तौर पर। एक्सपीडियंसी काउंसिल इज अंडर द थंब ऑफ सुप्रीम लीडर, देन अगेन सुप्रीम लीडर इज डूइंग दैट। In 2005, Supreme Leader gave its supervisory role over all branches of government, delegating some of his powers. Article 112 describes it a body to discern the interests of the Islamic Republic by resolving internal regime conflicts. तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के अंदर जो मुल्क का प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट का स्पीकर है, चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी एसएनएससी, चीफ ऑफ स्टाफ एंड 5 जूरिस्ट्स ऑफ द गार्डियन काउंसिल आर ऑटोमेटिकली मेंबर्स ऑफ द एक्सपीडियंसी काउंसिल। इसमें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यानी ऑटोमेटिक मेंबर्स बाय डिफॉल्ट वो होते हैं इस काउंसिल के भी। अब आपके सामने सारे इंस्टीट्यूशंस क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से टेक्निकली सुप्रीम लीडर का होल्ड है सबके ऊपर। इसका क्रिटिक करें, although the revolution liberated Iran from military dictatorship, but it has turned into an overly theocratic constitutional dictatorship under the name of a republic. Supreme leader has acquired so much authority that he single-handedly controls all institutions of state and government. Such decades-long rule has created a leadership crisis, and this vacuum might spark a new revolution. Power in the hands of one has weakened institutions so much so that the president, parliament, and assembly of experts are nothing more than rubber stamps. So एक बड़ी far से democracy का, democracy as such exist नहीं करती। Democratic institutions are controlled by undemocratic and selected guardian council, making Iran a sham democracy. इसका क्रिटिक करें, although the revolution liberated Iran from military dictatorship, but it has turned into an overly theocratic constitutional dictatorship under the name of a republic. Supreme leader has acquired so much authority that he single-handedly controls all institutions of state and government. Such decades-long rule has created a leadership crisis, and this vacuum might spark a new revolution. Power in the hands of one has weakened institutions so much so that the president, parliament, and assembly of experts are nothing more than rubber stamps. So एक बड़ी far से democracy का, democracy as such exist नहीं करती। Democratic institutions are controlled by undemocratic and selected guardian council, making Iran a sham democracy. Women are deliberately filtered out by the guardian council to run for the public office. Controlled by one man, a redundant foreign policy of hostility with the US has resulted into long-term sanctions and economic stagnation. तो आपको ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम की काफी अंडर से नुआंसेस की समझ आ गई होगी। इसके बाद दिस इज द आर्टिकल दैट आई रोट बैक इन 2017 ऑन द फसाड ऑफ ईरानियन डेमोक्रेसी। उसके अंदर यही बात मैंने बेहतर अल्फाज में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया जो हमने अभी पूरी डिस्कशन की है। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू गाइज गो एंड रीड दिस आर्टिकल एज वेल। तो इससे आपको जो है वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। उसके अलावा अगर आप इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, हिस्ट्री चैनल की एक डॉक्यूमेंटेड है, इवन दो हिस्ट्री चैनल इज not always very accurate, but it's a very interesting documentary. History channel Declassified. Declassified उनकी ना एक documentary series है which is based on the CIA ने अपने documents over time declassify किए हैं, publicly release किए हैं उनकी basis में। इस एपिसोड का नाम है आयतुल्लाह खुमैनी। तो आपने देखना है हिस्ट्री चैनल Declassified आयतुल्लाह खुमैनी। तो 1979 की जो ईरानियन रेवोल्यूशन है उसकी काफ़ी डिटेल्स आपको समझ आ जाएंगी। तो हम अगर आपका पढ़ने का दिल नहीं कर रहा है, इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझना ज़्यादा, तो एक अच्छी सी आप आधे पौने घंटे की डॉक्यूमेंट्रीज पे देखें हिस्ट्री चैनल की, देन यू विल नो कि 1979 के रेवोल्यूशन से पहले क्या था, शाह ऑफ ईरान के टाइम में क्या इशूज़ थे, क्या चीज़ें ठीक थी, फिर 1979 की रेवोल्यूशन कैसे आई, उसमें किस तरीके से हेजेमनाइज हो गई बाय द इस्लामिस्ट फोर्सेस, प्रोग्रेसिव फोर्सेस के साथ क्या हुआ, फिर रुल्लाह खुमैनी किस तरीके से पावर में आए, सो ऑन। तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम पे डेवलप हो जाएगी अगर आप वो डॉक्यूमेंट्री का क्लिप देख लेते हैं, एक आधे पौने घंटे की। वो वाली डॉक्यूमेंट्री आपको प्रॉब्ली यूट्यूब पे मिल जाएगी। ये पूरे लेक्चर्स देख लेते हैं और ये आर्टिकल आप पढ़ लेते हैं, यू गाइज विल हैव वेरी गुड कमांड ओवर द ईरानियन पॉलिटिकल सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर